हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म लर्निंग मस्ट गो। आज की जो हमारी क्लास होगी वो एक मैराथन क्लास होगी और मैराथन क्लास में भी पहली जो मैराथन होगी वो हिंदी पेडागोजी के लिए होगी। और यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो है वो है, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ए भाषा आकलन क्षमता, बी भाषाई समाज, सी व्याकरण नियमों की जानकारी से ही, डी भाषा अर्जन क्षमता। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, जब मैंने आपको चॉम्स्की पढ़ाए थे तो बताया था चॉम्स्की ने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है। यानी कि बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं। बच्चे भाषा को सीखते नहीं हैं बल्कि बच्चे भाषा का अर्जन करते हैं। अर्जन क्या होता है कि बच्चों को अगर माहौल मिल जाए तो उन्हें भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा वो आसपास के लोगों को बोलते देखते हैं वो वैसा ही भाषा को बोलना सीख लेते हैं। इसी को कहते हैं भाषा अर्जन क्षमता। तो बच्चे चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखते हैं भाषा अर्जन क्षमता के कारण। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन कैसा होता है। ए सहज स्वाभाविक होता है, बी प्रयासपूर्ण होता है, सी शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, डी भाषा की कक्षा में ही संभव है। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने अभी बताया कि जो भाषा अर्जन होता है उसमें भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा जब आसपास के परिवेश में लोगों को बोलते देखता है तो वो खुद ही उनकी भाषा को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। तो भाषा अर्जन कैसा होता है, सहज स्वाभाविक होता है। यानी कि उसके लिए बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना होता, उसे भाषा को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही भाषा को सीख जाता है। तो कैसा होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। आगे के ऑप्शंस भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रयासपूर्ण होता है, प्रयासपूर्ण भाषा अर्जन नहीं बल्कि भाषा अधिगम होता है। भाषा अधिगम क्या होता है, जिसके लिए हमें टीचर की आवश्यकता हो, कोई हमें भाषा को सिखाए, भाषा के नियम सीखने की आवश्यकता हो। मतलब प्रॉपर जैसे हम पढ़ाई करते हैं उस तरीके से भाषा को अगर हम सीखें तो वो भाषा अधिगम कहलाता है। ठीक है। अगला है सी, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। शिक्षक की आवश्यकता और उपस्थिति की मांग कौन करता है, भाषा अधिगम करता है। ठीक है। डी भाषा की कक्षा में ही संभव है, भाषा की कक्षा में भी क्या होता है, भाषा का अधिगम होता है, अर्जन नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, अतः भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बी, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। सी, उनकी इस अक्षमता पर, अक्षमता नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, क्षमता होगा उनकी इस क्षमता पर भरपूर प्रयोग करते हुए भाषा नियम सिखाए जाने चाहिए। डी, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बताइए बच्चा भाषा कब सीख पाएगा, कब आसानी से बच्चा भाषा को सीख पाएगा। देखिए, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता है, भाषा सीखने की क्षमता है तो शिक्षण कार्य नहीं किया जाना है चाहिए, ये बात सही नहीं है। ठीक है। बी, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। हाँ, घर पर किया जाए यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लिमिटेशन वाला वर्ड आ गया। मैंने बताया था आपको, जहाँ पर आपका लिमिटेशन वाला वर्ड दिखाई दे वो ऑप्शन एक नेगेटिव ऑप्शन होता है और वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर घर पर ही सिखाया जाना चाहिए, इसके कारण ये क्वेश्चन, सॉरी, इसके कारण ये ऑप्शन गलत जा रहा है हमारा यहाँ पर। अगला देखेंगे सी, उनकी इस क्षमता पर भरपूर प्रयोग करते हुए भाषा के नियम सिखाए जाने चाहिए। अच्छा, उनमें क्षमता है इसलिए उनको भरपूर नियम सिखाओ, नहीं, किसी नियम को सिखाने से भाषा नहीं आती, भाषा सहज और स्वाभाविक रूप से सीखने से ही आती है। ठीक है। नियम कब सिखाए जाते हैं, भाषा की शुद्धता को परखने के लिए नियम सिखाए जाते हैं, मानक भाषा के प्रयोग के लिए नियम सिखाए जाते हैं, लेकिन भाषा को सीखने के लिए, भाषा को प्रयोग करने के लिए नियम सिखाए जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। डी, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। बच्चे भाषा सहज रूप से कब सीखेंगे, जब उनको परिवेश मिलेगा।
अच्छा आप बताइए, वो बच्चे जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं वो भाषा को शुरू से सीखते हैं, इंग्लिश भाषा है एक उनकी, वो शुरू से सीखते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश भाषा को बोलना नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? जबकि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे क्या होते हैं, वो भाषा को उतने अच्छे तरीके से नियमों को नहीं सीखते, लेकिन फिर भी उनको भाषा अच्छे से बोलनी आ जाती है। डिफरेंस कहाँ पर है? क्योंकि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको भाषाई परिवेश नहीं मिलता, उनको इंग्लिश का परिवेश नहीं मिलता, जबकि सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको स्कूल में पूरी तरीके से समृद्ध भाषाई परिवेश मिलता है, जिसके कारण वो इंग्लिश को बोल पाते हैं, और यूपी बोर्ड वाले बच्चे उतने अच्छे से इंग्लिश को नहीं बोल पाते। तो डिफरेंस कहाँ पर होता है? भाषा सीखने के लिए अगर हमें परिवेश नहीं मिलेगा तो हम भाषा को नहीं सीख पाएंगे, भाषा को प्रभावी प्रयोग, भाषा का प्रभावी प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा, बच्चों को भाषा का परिवेश मिलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पना कौशल और सोच को विकसित करना, यानी कि बच्चे भाषा को व्यक्त कर पाएँ, अपने मन के भावों को व्यक्त कर पाएँ, इसे बोलेंगे स्वाभाविक अभिव्यक्ति। कल्पना कौशल, जो भाषा उनको सिखाई जा रही है उस भाषा में बच्चे विचारों को सोच पाएँ, यानी कि उसके उस भाषा में बच्चों को विचार आ पाएँ, और सोच को विकसित करना वो एक ही बात है। ठीक है, चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। पहला है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये जो ऊपर उद्देश्य बताए गए हैं वो किस प्रकार के उद्देश्य हैं, हमें यहाँ पर बताना है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बी, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। सी, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। डी, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर दें और आपको ना समझ में आए ऑप्शन हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, तो करना क्या है, आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन के आंसर तक हमें वहाँ पर पहुँचना होता है। यहाँ पर देखेंगे कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए डी को देखते हैं, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताइए, ये जो ऊपर उद्देश्य बताए गए हैं वो भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। भाई उद्देश्य नहीं है तो बच्चा ये कर ही कैसे पाएगा, कैसे स्वाभाविक अभिव्यक्ति कर पाएगा जब हमने उसको उद्देश्य में शामिल ही नहीं किया। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल के लिए काट देते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा तो इसको काट देते हैं। अगला देखते हैं, सी देखते हैं, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। लिमिटेशन वाला वर्ड आ गया, एकमात्र, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा, काट देते हैं इसको भी। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, दिशा मतलब कोई उद्देश्य निश्चित नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सही जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या करना चाहती है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। ए, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। बी, बच्चों को वाचाल बना रही है, वाचाल मतलब ज़्यादा बातें करने वाला। सी, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। डी, समय नष्ट कर रही है। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? वही चीज़ हमें देखनी है, भाषा सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, भाषाई परिवेश ज़रूरी है। तो यहाँ पर सुलेखा क्या कर रही है, बच्चों से बातचीत कर रही है ताकि बच्चे एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान को सुने और समझें और उनको समृद्ध भाषाई परिवेश मिले। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए क्या कर रही है, परिवेश दे रही है। ठीक है भाई, वाचाल बनाना चाहती है, ज़्यादा बोलने वाला बनाना चाहती है, ये तो कोई उद्देश्य नहीं होता भाषा सिखाने का। बच्चों की परीक्षा ले रही है, क्या केवल परीक्षा के माध्यम से बच्चे भाषा सीखेंगे। डी, समय नष्ट कर रही है, कोई टीचर कोई काम अगर करा रहा है या कोई एक्टिविटी करा रहा है, क्या वो बच्चे का समय नष्ट करने के लिए करा रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? ए, भाषा में पिछड़ेपन का। बी, भाषा अर्जन का। सी, सुमन की प्रतिभा का। डी, भाषा सीखने का। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? देखिए
सुमन बचपन से ही गुजराती बोल लेती है और समझ भी लेती है। तो इसका मतलब ये किस चीज़ का उदाहरण हो सकता है? वह कभी विद्यालय भी नहीं जाती। तो भाषा में पिछड़ेपन का, अगर उसमें भाषा में पिछड़ापन ही है तो वो गुजराती ना बोल पाती और ना ही समझ पाती। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। बी भाषा अर्जन का, मैंने आपको बार बार भाषा अर्जन के बारे में यही बताया है कि भाषा अर्जन कैसा होता है, स्वाभाविक होता है। उस भाषा अर्जन में भाषा को सीखने की ज़रूरत नहीं होती, व्यक्ति माहौल से खुद ही भाषा सीख जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ये सही होना चाहिए, लेकिन हम आगे के ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। सुमन की प्रतिभा केवल भाषा सीखने में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रतिभा यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं की किससे संबंधित प्रतिभा का। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। डी भाषा सीखना क्या होता है? भाषा जब हम सीखते हैं, जब हम उसे प्रॉपर टाइम दें, टीचर हो, क्लास हो, इस तरीके से भाषा सीखी जाती है। लेकिन भाषा का अर्जन स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा अर्जन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा में प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, मतलब क्या आवश्यक है कि बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, वो भी अच्छे से भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। बी, उन्हें कविताएं याद हों, मुहावरे याद हों। डी, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। बताइए इसमें से क्या ज़रूरी होगा? ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। देखिए वैसे तो ये जो ऑप्शन है ना, वो हमारे क्वेश्चन के लिए एक पॉजिटिव ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को भाषा को सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होगी, बच्चा अपनी बात को कह पाएगा और दूसरे की बात को सुन पाएगा, यानी कि विचारों का आदान प्रदान कर पाएगा। तो बच्चा भाषा का प्रयोग करना अच्छे से सीख जाएगा। लेकिन हम अगले ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं। भी, उन्हें कविताएं याद हों। सी, उन्हें मुहावरे याद हों। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद करना एक बहुत ही गलत चीज़ है। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन सही नहीं हो सकते। डी, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। आप बताइए, क्या किसी बच्चे को केवल एक वक्ता के साथ छोड़ दें तो वो भाषा सीख जाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक बच्चे को अपनी बात को कहने का अवसर नहीं मिलेगा, बच्चे भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वो प्रयोग करने में दक्षता नहीं पा पाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग हो। बी, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। सी, सभी बच्चे से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना। डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? देखिए यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है समावेशी माहौल की। ठीक है, समावेशी माहौल क्या होता है? अलग अलग प्रकार के बच्चे सभी एक साथ मिलकर चीज़ों को सीखें, भाषा को सीखें, उसी को कहते हैं समावेशी माहौल। चाहे बच्चा फिजिकली हैंडीकैप हो, मेंटली हैंडीकैप हो, कम बौद्धिक क्षमता वाला हो, ज़्यादा बौद्धिक क्षमता वाला हो, किसी भी तरीके का बच्चा क्यों ना हो, एक ही क्लास में रह के भाषा को सीखे, तो उसे हम कहेंगे समावेशी माहौल। तो इसका निर्माण करने के लिए आप सबसे अधिक किस चीज़ को महत्व देंगे? ए, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का अनिवार्य प्रयोग हो। यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन लगा दी, अनिवार्यता, यानी कि बाध्यता यहाँ पर लग रही है कि अनिवार्य प्रयोग करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। जहाँ पर अनिवार्य शब्द आ जाए या बाध्यता आ जाए या लिमिटेशन लगा दी जाए तो वो ऑप्शन हमारे लिए कभी सही नहीं होता। ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं होगा। बी, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। देखिए जब बच्चे अलग अलग गति से सीख रहे हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, तो केवल धीमा बोलने से सभी बच्चे बराबर चीज़ों को समझ पाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक चीज़ को एक ही बदलाव से सभी बच्चों को सही तरीके से नहीं सिखाया जा सकता। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। से सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रक्रिया को समान रूप से संपादित करवाना, समान रूप से। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि बच्चा किसी भी प्रकार का हो, कम बौद्धिक क्षमता वाला हो, ज़्यादा बौद्धिक क्षमता वाला हो, फिजिकली हैंडीकैप हो या मेंटली हैंडीकैप हो, सभी से एक प्रकार का कार्य संपादित करवाइए, एक ही प्रकार का काम करवाइए। क्या ऐसा पॉसिबल है?
सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं और सब में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो सभी एक जैसा कार्य कैसे कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार चीज़ें सिखानी चाहिए, तो यहाँ पर ये इसके अगेंस्ट है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग हो। हाँ, ये सही है, क्योंकि जब समावेशी कक्षा है तो वहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के टीएलएम की ज़रूरत पड़ेगी, दृश्य श्रव्य संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। और कैसे पड़ेगी? बच्चे के अकॉर्डिंग हम आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग करें, तभी समावेशी कक्षा को हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो भाषा सीखने में बाधक सिद्ध हो सकता है? ए, भाषाई प्रयोग के अवसर, बी, इकाई परीक्षण, सी, भाषा में आकलन, डी, पाठ्य पुस्तक। ए, भाषा प्रयोग के अवसर में भाषा प्रयोग के जो अवसर होते हैं वो बच्चों को भाषा सीखने में सहायक होते हैं, ना कि बाधक होते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बी, इकाई परीक्षण यानी कि यूनिट टेस्ट, जब बच्चों को हम भाषा सिखा रहे हैं तो उनका यूनिट टेस्ट हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी जो है हमारा बाधक तत्व नहीं होना चाहिए। सी, भाषा में आकलन, भाषा में आकलन का क्या मतलब है? जब बच्चे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे अपनी बात को कह रहे हैं, उस समय हमें उसकी बात का आकलन करना है। एक बात आपको याद रखनी है, जब भी बच्चा भाषा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है तो आपको बीच में नहीं टोकना है। भाषा प्रयोग करते समय बच्चे को बीच में नहीं टोकना है। क्या होगा? भाषा का प्रयोग करते समय जब बच्चे को आप टोकेंगे तो बच्चा भाषा का प्रयोग करना बंद कर देगा, उसे लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ और वो आगे से अपनी बात को नहीं कहेगा। तो हमें अगर बच्चे को भाषा सिखाना है तो उसे भाषा का प्रयोग करते समय बीच में नहीं टोकना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। किस प्रकार का कविता शिक्षण प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं होगा, हमें ये बताना है। ए, जिसे छात्र सरलता से समझ सके। बी, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों। सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। डी, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। बताइए किस प्रकार की कविताएं प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होंगी। ए, जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। हाँ, प्राथमिक स्तर पर कविताएं ऐसी ही होनी चाहिए जिसे बच्चे आसानी से समझ सकें। बी, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों। कोई कविता सृजनशीलता को बढ़ाने वाली है तो वो अच्छी है। सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। अंतर्राष्ट्रीय वादों से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वादों से छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, ना ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बातें समझ में आएंगी, तो ये उनके लिए उपयोगी नहीं होंगी। डी, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। बच्चा इस प्रकार की भावना को समझ सकता है और ये भावनाएं कविता में निहित होनी ही चाहिए। तो हमारा यहाँ पर पूछा गया है उपयोगी नहीं है, नेगेटिव वे में आंसर पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। बी, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह से बोला जाता है। सी, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। डी, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या सही होना चाहिए, बताइए। ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। ये हमारा ऑप्शन सही जा सकता है, क्योंकि बच्चा अगर बड़े समूह में नहीं बोल पा रहा तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे समूह में बात कहने के अवसर देंगे, परिचित समूह में बात करने के अवसर देंगे, ताकि बच्चा क्या सहज महसूस करे और अपनी बात को कह सके। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, पर आगे के भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह से बोला जाता है। भाई, बच्चा बड़े समूह में बात नहीं कह पा रहा है तो आप उसे बार बार बड़े समूह में बात करने के लिए कैसे फोर्स कर सकते हैं? समझाने मात्र से बच्चा नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। सी,
उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। यानी कि बलपूर्वक क्या है, उसे डांटेंगे, पीटेंगे और उससे कहेंगे कि आत्मविश्वास अपने अंदर लेकर आओ और बड़े समूह में बोलो। तो क्या ये सही होना चाहिए? ये ऑप्शन भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। डी, उससे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। ज़बरदस्ती बच्चों से कोई काम नहीं करवाना, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किस प्रक्रिया में? भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। ठीक है, देखेंगे पहला ऑप्शन, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान को, बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को, सी, बच्चों की सामाजिक श्रेणी को, डी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को। बताइए आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या सही होना चाहिए। पूछा गया है किस चीज़ को हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। बाकी चीज़ों को अनदेखा कर दें तो चलेगा, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ए, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान को। शास्त्रीय ज्ञान क्लासिकल उसको नॉलेज हो, इसको हम अनदेखा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि छात्र टीचर को क्या हो, क्लासिकल नॉलेज हो। बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को। हाँ, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को हम किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भाषिक पृष्ठभूमि क्या होती है कि उसकी मातृभाषा क्या है, उसकी मातृभाषा को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक शिक्षक को बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सी, बच्चे की सामाजिक श्रेणी को। सामाजिक श्रेणी क्या, बच्चा किस फैमिली से आता है, हाई फैमिली से है, लो फैमिली से है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, इस चीज़ से हमें बच्चों में भेदभाव रखना भी नहीं है, तो सी भी सही नहीं है। डी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को। कितना बच्चों में बुक की नॉलेज है, बुक की नॉलेज कितनी है, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम किसको अनदेखा नहीं कर सकते, बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि को, यानी कि उसकी मातृभाषा को। यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निदान का महत्व नगण्य है यदि। निदान होता क्या है? देखिए, दो टर्म होती हैं, निदान और उपचार। निदान क्या होता है कि बच्चा अगर चीज़ों को सही से नहीं सीख पा रहा, तो हमें पता करना है कि बच्चा क्यों चीज़ों को सही से नहीं सीख पा रहा, यानी कि उसमें जो कमी है उसका कारण का पता करना है। ठीक है, और उपचार क्या होता है, जब हमें कारण का पता चल जाए कि बच्चा क्यों चीज़ों को ढंग से नहीं सीख पा रहा, फिर हमें क्या करना, उसका उपचार करना है, यानी कि उसको शॉर्ट आउट करना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये होता है उपचार। निदान कब नगण्य है, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं होगा, कब नहीं होगा निदान का महत्व। ए, उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता। बी, उसके अनुसार बच्चों का उपचार किया जाता है। सी, उसके परिणामों पर अविश्वास किया जाता है। डी, उसके परिणामों की उपेक्षा की जाती है। बताइए क्या ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। ए, उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता। आपने बच्चे की समस्या को ढूंढ लिया, तो बताइए समस्या को ढूंढने का कोई फ़ायदा हुआ अगर आपने उसकी समस्या को सुलझाया नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि यदि आप बच्चे की समस्या को हल नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो आपका आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में क्या सहायक है? ए, प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध या पाठ्य पुस्तकें। आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति हो रही हो। प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, क्या उससे मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है? नहीं। बी, वाद विवाद, हाँ, जब आप किसी के साथ डिबेट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है, आपके बोलने की कुशलता की जांच हो रही है, तो ये ऑप्शन इसका सही जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है। ए, पुस्तक, बी, विद्यालय, सी, परिवार, डी, संचार साधन। बताइए जीवन के प्रारंभिक समय में बच्चा कैसे मातृभाषा को सीखता है, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? पाठ्य पुस्तक, पुस्तकें, क्या बच्चा जन्म लेते ही पुस्तकें पढ़ने लगता है? नहीं। विद्यालय भी नहीं जाएगा। सी, परिवार, सबसे पहले वो किसके अटैचमेंट में आएगा, परिवार के, परिवार में रहेगा,
तो आरंभिक दौर पर मातृभाषा को सीखने का प्रमुख स्रोत कौन सा होगा? सी, परिवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से क्या होगा? ए, बच्चे अनुशासित रहेंगे। बी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति। यहाँ पर चिंतन शक्ति 2 बार लिख गया है, एक बार काट लीजिएगा। कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होगा। सी, बच्चे प्रसन्न होते हैं। डी, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित रहते हैं। चित्र यहाँ त और आएगा, एकाग्रचित रहते हैं। ठीक है, तो बताइए आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ए, अनुशासित रहते हैं। कहानी क्या बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए सिखाई जाती है? नहीं। बी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होगा। बच्चों को कहानी इसलिए सुनाई जाती है ताकि बच्चों में क्या हो? कल्पना शक्ति का विकास हो और चिंतन शक्ति का विकास हो। क्या होता है, जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को क्या होता है? इंटरेस्ट पैदा होता है कहानी में, और उनके मन में जिज्ञासा जागती है कि अब आगे कहानी में क्या होगा, अब आगे कहानी में क्या होगा। तो वो कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि कहानी में अब आगे क्या हो सकता है। तो क्या होगा? बच्चे की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। किससे? कहानी से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ए, पाठ्य आधारित प्रश्न को उत्तर लिखना। बी, सुंदर लेख का अभ्यास। सी, अपने अनुभवों को लिखना। डी, श्रुत लेख। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। बच्चों को पाठ पढ़ाया और उसके उत्तर लिखने के लिए कह दिए। क्या लेखन क्षमता में ये महत्वपूर्ण है? बी, सुंदर लेख का अभ्यास। सुंदर सुंदर लिखने से लेखन कौशल अर्जित हो जाएगा। सी, अपने अनुभवों को लिखना। मैंने जब आपको चारों कौशल कराए थे, भाषा संबंधित चारों कौशल कराए थे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो मैंने बताया था चारों में क्या क्या महत्वपूर्ण है। सुनना में सुनकर बातों को समझना महत्वपूर्ण है। लिखना में अपने विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। और बोलना में अपने विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, बोलकर अपनी बातों को कह पा रहे हैं या नहीं। और पढ़ना पढ़ना में क्या है? अर्थ ग्रहण करना महत्वपूर्ण है, कि हम चीज़ों को पढ़कर उसका अर्थ लगा पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर लेखन कौशल की बात हुई है। लेखन कौशल में क्या महत्वपूर्ण होगा? अपने अनुभवों को लिखना। क्या हम अपनी बात की, अपने मन की या अपनी आत्म अभिव्यक्ति को कर पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक ए, साधन है। बी, अनावश्यक है। सी, एकमात्र संसाधन है। डी, साध्य है। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर सही होना चाहिए? ए, साधन है। साधन मतलब हेल्पर। ठीक है, भाषा शिक्षण में जो हेल्प करे, तो साधन हो सकती हैं पाठ्य पुस्तकें। अनावश्यक हैं तो भाषा शिक्षण की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का लगाने का कोई महत्व नहीं रहेगा। सी, एकमात्र संसाधन है। केवल पाठ्य पुस्तकों से ही भाषा सिखा सकते हैं, एकमात्र संसाधन है पाठ्य पुस्तकें? नहीं। डी, साध्य हैं। साध्य मतलब गोल। साध्य मतलब क्या होता है? गोल। गोल माने होता है साध्य। तो बताइए इसमें से क्या सही होगा? पाठ्य पुस्तकें क्या होंगी? साधन मात्र होंगी। साध्य मतलब पाठ्य पुस्तकें ही सब कुछ हैं पाठ्य कक्षा में। ठीक है, गोल हैं, उद्देश्य हैं, नहीं। पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं? साधन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक कक्षा क्या है? बच्चे अलग अलग संस्कृति से आए हैं, अलग अलग जगहों के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा को बोलते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? बहुसांस्कृतिक कक्षा कहलाएगी। ए, शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे। बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। सी, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाएंगे। डी, बच्चों को व्याकरण सिखाएंगे। सबसे अधिक इनमें से किसको महत्व देंगे आप? ए, शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे। बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। ये सही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है भाषा बच्चे कैसे सीखेंगे? जब बच्चों को आप अधिक से अधिक प्रयोग के अवसर देंगे, भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे,
तो बच्चे अपने आप ही भाषा को सीख जाएंगे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो सही होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। बी, प्राय हिंदी उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सी, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। डी, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? हिंदीतर भाषी बच्चे कौन से होते हैं? जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, यानी कि हिंदी से इतर भाषा, हिंदी के अलावा भाषा बोलने वाले बच्चे को हिंदीतर भाषी बच्चे कहते हैं। क्यों नहीं सीख पाते वो हिंदी, या हिंदी को सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं? हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ठीक है, इसलिए कठिनाई होती है उन्हें। बी, हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि यदि वो हिंदी को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी मातृभाषा और हिंदी की जो संरचना है उसमें काफ़ी अंतर हो। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है। कठिनाई का सामना कर रहे हैं, यानी कि वो हिंदी को सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, पर सीखने में क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि है, अगर उनमें अरुचि है तो वो हिंदी सीखने की कोशिश ही नहीं करते, तो कठिनाई की बात ही नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही जाना चाहिए वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूप का प्रयोग। बच्चे भाषा का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, जब बच्चे भाषा का प्रयोग करेंगे तो भाषा अर्जन खुद ही हो जाएगा। ठीक है, भाषा अर्जन का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि बच्चे भाषा का प्रभावी प्रयोग सीख जाए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अनिवार्य नहीं है? ए, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्य का विकास। सी, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। डी, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। बताइए कौन सा अनिवार्य नहीं है? ए, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ये भाषा से ही संबंधित है, तो इसको एक बार हम सही मानते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। मानवीय मूल्यों का विकास, देखिए जो मानवीय मूल्यों का विकास है ना, वो अनिवार्य किस में होता है? भाई नैतिक शिक्षा में अनिवार्य होता है कि मानवीय मूल्यों का विकास किया जाए। भाषा शिक्षण की कक्षा में ये अनिवार्य नहीं होता। ठीक है। सी, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। हाँ, जब हम भाषा को सिखा रहे हैं तो बच्चों को चाहिए कि बच्चा विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त जो भी शब्द हैं उनका सही अर्थ ग्रहण कर सके। कहाँ पर क्या बात की जा रही है, कहाँ पर क्या शब्द क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। डी, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। बच्चे को कब कहाँ क्या बोलना है, तो ये होता है विभिन्न संदर्भों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी नहीं है या अनिवार्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानवीय मूल्य का विकास। ये नैतिक शिक्षा में ज़रूरी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है? ए, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं। बी, नोटबुक। सी, शिक्षक डायरी। डी, पोर्टफोलियो। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आकलन या मूल्यांकन की बात हो तो सबसे जो सही आंसर जाता है आपका वो जाता है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर हम बिना कुछ सोचे समझे जो सही आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे पोर्टफोलियो। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पोर्टफोलियो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है? बताना है भाषा का प्रयोग कब होता है। केवल जहाँ पर आ जाए तो ये लिमिटेशन वाले शब्द हैं, यानी कि केवल इसी के लिए होता है।
केवल मुद्रित सामग्री में होता है, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल में ही भाषा का प्रयोग होता है, उसके अलावा कहीं नहीं। केवल वाले जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ऑप्शन होते हैं और ऐसे ऑप्शन को हमें चूज़ नहीं करना होता। 3 में यहाँ केवल केवल है, 1 में नहीं है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, प्रेक्षण का एकमात्र साधन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए कि भाषा क्या है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, जटिल चुनौती है, बहुत हार्ड है भाषा को सीखना, ये ऑप्शन सही नहीं जाएगा। एक विषय मात्र है, केवल एक सब्जेक्ट है। मात्र वाले ऑप्शन तो हमें वैसे भी चूज़ नहीं करने हैं। मात्र, केवल, ही वाले ऑप्शन क्या होते हैं, लिमिटेशन वाले वर्ड्स होते हैं और ऐसे ऑप्शन को हमें चूज़ नहीं करना होता। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए, दोनों में मात्र आ रहा है। एक विषय मात्र है, संप्रेक्षण का साधन है, ये होता तो सही होता। एक मात्र लगा दी, केवल, केवल और केवल भाषा ही संप्रेक्षण का साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जो भाषा होती है एक नियम से चलती है। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनका स्थान निश्चित होता है, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगी, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, नियम से वही चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सीता घर जाती है, उसकी जगह पर हमने लिख दिया जाती है सीता घर। तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं, यानी कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ए, संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब देना, केवल संस्कृत में ही जवाब दे। बी, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग ही ना करें। सी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, मतलब रटे रटाए जवाब न दें। डी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, यानी कि भाषा शिक्षक क्या अपेक्षा करता है बच्चों से, संस्कृत में ही जवाब दें, ये नहीं हो सकता। मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, मैंने आपको बताया है बच्चे की मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए और बच्चा अगर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। सी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, रटे रटाए उत्तर न दें, कभी भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि बच्चा सवालों के जवाब रट कर दे। ठीक है। डी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, बंधे बंधाए मतलब वही रटे रटाए उत्तर दें। तो यहाँ पर जो सबसे गलत होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बस शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि बच्चे सवालों के रटे रटाए जवाब दें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यानी कि बच्चे लिखते समय स्पेलिंग्स मिस्टेक करते हैं, तो आप अगर टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से ऐसी गलती ना करें। उन्हें आप सख्त निर्देश देंगे और बच्चा मान जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बी, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, मतलब आप ध्यान ही नहीं देंगे कि बच्चा क्या मिस्टेक कर रहा। सी, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। हमें बच्चों से कभी भी कैसा डंकी वर्क नहीं लेना, उनसे इस तरीके का काम नहीं लेना कि बच्चे बार बार उस चीज़ को लिखें या थकें, तो बच्चे बार बार लिखने से चीज़ों को सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। डी, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही जाना चाहिए। क्यों? जब बच्चा 2 शब्दों को, सही और गलत शब्दों को देखकर उन्हें एनालाइज करेगा तो बच्चा जान पाएगा कि उसने जो शब्द लिखा है वो गलत क्यों हो गया है। जब बच्चा एनालाइज करेगा तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। ए, अखबार पर, बी, विज्ञापन बोर्ड पर, सी, साइन बोर्ड पर, डी, भाषा प्रयोगशाला पर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के वातावरण में उसको आसपास देखने के लिए मिल जाती हैं और एक चीज़ ऐसी है जो बच्चों को आसपास के वातावरण में देखने के लिए नहीं मिलती। तो बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है। देखिए, बच्चों को आसपास अखबार मिल जाएंगे, विज्ञापन मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर्स में दीवारों पे लगे हुए कई तरह के बच्चों को
विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे। साइन बोर्ड वही बोर्ड्स लगे मिल जाएंगे। इस दुकान का उस दुकान का, इस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए, मतलब कई सारे बोर्ड उनको देखने के लिए मिल जाएंगे। डी, भाषा प्रयोगशाला, बच्चों को अपने आसपास के माहौल में जो नहीं मिलेगा वो होगी भाषा प्रयोगशाला, क्योंकि ये केवल कहाँ मिलेगी, स्कूल्स में मिलेगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों से यदि हम रोल प्ले करवा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। रोल प्ले क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को बच्चों से एक्ट करवाना। एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। बी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। सी, बच्चों को अनुशासित रखना। डी, बच्चों को अभिनय सिखाना। एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना सही है, लेकिन हमें छांटना है कौन सबसे ज़्यादा सही है। बी, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग का अवसर प्रदान करना। भाषा सिखाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो अवसर वाला ऑप्शन हमेशा ही अपने आप में पॉजिटिव ऑप्शन होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही जा सकता है। दोनों ही सही जा सकते हैं, लेकिन हम आगे के ऑप्शंस भी देखेंगे। सी, बच्चों को अनुशासित रखना, केवल बच्चों को अनुशासित रखने के लिए हम रोल प्ले करवाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। डी, बच्चों को अभिनय सिखाना, बच्चों को हम एक्टिंग सिखाना चाहते हैं तो भाषा की कक्षा में क्यों सिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा वो ए और बी में से एक सही जाएगा। एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अवसर वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है और भाषा के प्रयोग के अवसर हमें बच्चों को देने हैं। भाषा शिक्षण में ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ने का प्रारंभ कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए या वर्णमाला से होना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जो गैस करेंगे कि पढ़ने का प्रारंभ जो है वर्णमाला से होना चाहिए। आप बताइए आप क्या गैस कर रहे हैं। कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। वर्णमाला से तो मैंने बता ही दिया है कि वर्णमाला से सही नहीं है। वर्णमाला से प्रारंभ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब बच्चे भाषा बोलना शुरू करते हैं तो क्या उन्हें वर्णमाला ही सिखा दी जाती है पहले? नहीं, वर्णमाला से पहले ही बच्चा भाषा को बोलना सीख जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्थपूर्ण सामग्री से। कैसे? देखिए, बच्चा छोटा है, हमने उससे कहा ये एक एप्पल है, एप्पल उसे हमने दिखाया नहीं, क्या बच्चा कभी जान पाएगा कि एप्पल है क्या? ठीक है, हमने उसे एक दिखाया एप्पल और उससे कहा ये एक एप्पल है। ठीक है, हमने बच्चे से कहा ये एक एप्पल है, तो बच्चा समझ जाएगा ये क्या है, एक एप्पल है। वो इस एप्पल से क्या अर्थ लगा रहा है, इस एक फल का अर्थ लगा रहा है। तो यानी कि अर्थपूर्ण सामग्री से बच्चे का पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए। ठीक है, आगे हमने बताया अ से अनार। बच्चा आ नहीं समझ रहा, लेकिन बच्चा अनार समझ रहा है। क्या समझ रहा है? बच्चा अनार समझ रहा है, क्योंकि बच्चा अनार की पिक्चर को देख रहा है। ठीक, ये होता है अर्थपूर्ण सामग्री। पढ़ने का जो प्रारंभ है वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। बच्चों को पिक्चर्स बुक पढ़ाई जाती है, उसमें बच्चा कितनी चीज़ें सीख ले सकता है। हॉर्स, मंकी, एप्पल, मैंगो, बनाना। बच्चा अर्थपूर्ण सामग्री से चीज़ों को पढ़ रहा है। उसे एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन चित्र देख के उसे समझ में आ रहा है ये एप्पल है। ठीक है, ये होती है अर्थपूर्ण सामग्री। तो पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। किस चीज़ की प्राथमिकता होनी चाहिए प्रारंभिक स्तर पर? ए, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास किया जाना चाहिए। केवल श्रवण कौशल का विकास किया जाना चाहिए। यहाँ पर केवल की बात कर दी, इस चीज़ को आप नोट करके रखेंगे। बी, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना चाहिए। जहाँ पर रचनात्मकता और मौलिकता की बात आ जाए वो तो अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन होता है, तो इसको हम पेंडिंग में रखेंगे। ये ऑप्शन हमारा हो सकता है सही। बच्चे की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। डी, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना। बताइए आपका आंसर क्या होगा। ए तो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर केवल हो रहा है। केवल सुनने की कौशल का विकास करना है? नहीं, हमें चारों कौशल का विकास करना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशल का इक्वली विकास करना है। बी, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना है। रचनात्मकता और मौलिकता क्या होती है?
कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, बच्चे अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं, अपने नए विचारों को जन्म दे पा रहे हैं। तो ये होती है रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। सी, बच्चों की चित्रांकन क्षमता को पोषित करना। चित्रांकन किससे संबंधित है? चित्रांकन हमारा लेखन से संबंधित है, तो यहाँ पर लेखन कौशल की बात हो रही है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लिखना किस चीज़ से प्रारंभ होना चाहिए? लिखना हमेशा चित्रांकन से प्रारंभ होना चाहिए। क्यों? बच्चा जब पहले लिखता है तो सीधा अक्षर नहीं बनाने लगता, पहले वो टेढ़े मेढ़ी आकृतियाँ बनाता है, उसके बाद अक्षर बनाने सीख जाता है। ठीक है, चित्रांकन लेखन क्षमता से संबंधित है। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को ए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बी, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सी, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? ए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल यहाँ पर आ गया, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर भी केवल आ गया, ये भी सही नहीं होगा। सी, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये सही हो सकता है। बच्चों से निबंध अगर हम लिखवाएंगे तो उसकी क्या होगी? रचनात्मकता और मौलिकता प्रकट होगी। डी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, संदर्भ परक प्रश्न क्या होते हैं कि हमने कोई टॉपिक दे दिया, उससे संबंधित कोई प्रश्न बच्चों से बताए हैं, या कोई इंसिडेंट या कोई घटना बता दी, उससे संबंधित प्रश्न बच्चों से लिखने के लिए कहे हैं। ये होते हैं संदर्भ परक प्रश्न। तो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वैसे तो सी भी सही है, लेकिन डी ज़्यादा अच्छा है, तो हम जाएंगे डी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ए, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। बी, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। सी, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। डी, बाल साहित्य का विविध ज्ञान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हिंदी के प्रयोग के विविध रूप देखने के लिए मिलते हैं? ए, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान होगा तो क्या उसमें हिंदी प्रयोग की विविधता झलकेगी? ऐसा नहीं है। बी, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। पुस्तकें बहुत सुंदर ढंग से छपी हुई हैं, तो क्या ज़रूरी है कि उसमें भाषा के विविध रूप भी देखने के लिए मिलेंगे? नहीं। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बच्चों को हम हाई लेवल की लेखन सामग्री लाकर दे रहे हैं, जब वो सामग्री को समझ ही नहीं पाएंगे तो उसके विविध रूपों को कैसे जानेंगे? तो ये भी सही नहीं है। डी, बाल साहित्य का विविध। देखिए, बाल साहित्य में क्या होगा? कहानी लिखी होंगी, कविताएं लिखी होंगी, और उससे पढ़ने के बाद बच्चों को पता चलेगा कि किस संदर्भ में हमें किस तरीके से भाषा का प्रयोग करना है। यानी कि भाषा के विविध रूपों का ज्ञान किससे होगा? बाल साहित्य से। किस लेवल पर? प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ए, सदैव समान होती है, सदैव ही समान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। समान हो सकती है, हाँ, स्कूल की भाषा और घर की भाषा एक हो सकती है। सी, सदैव अलग होती है, हमेशा अलग हो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। डी, सदैव टकराहट से गुजरती है, यानी कि बच्चे की जो घर की भाषा है वो विद्यालय की भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सदैव ही, और इसमें सदैव वर्ड का यूज़ हो गया तो ये वैसे भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। ए, विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता होना। बी, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। सी, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। डी, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता होना। भाई समावेशी कक्षा है तो उनकी योग्यता में भिन्नता होगी ही। बी, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। सभी में असमान रुचि होती है, सबकी रुचि एक जैसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। भाषा की कक्षा में क्या समस्या होगी ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।
उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, ये बात सही है, क्योंकि समावेशी कक्षा में क्या होता है, अलग अलग योग्यताओं के बच्चे होते हैं, अलग अलग क्षमताओं के बच्चे होते हैं, और हर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग भाषा परिवेश का निर्माण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये कठिनाई टीचर को सामना करनी पड़ती है, इस कठिनाई का सामना टीचर को करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए ए उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, बी व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं, सी लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, डी धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। क्या सही होगा? देखिए, मैंने बताया है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा को टीचर को हमेशा संसाधन के रूप में लेना है, तो इसकी हमें नेगेटिव बात नहीं बतानी है। तो देखेंगे ये अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, बच्चा ये पहचानने लगता है कि कौन सी भाषा शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है। बी व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखने लगते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि बच्चा व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखने लगेगा, वो भी प्राथमिक स्तर पर। ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सी लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करने लगते हैं। क्या बच्चे प्राथमिक स्तर पर इतने कैपेबल हो जाते हैं कि दोनों भाषाओं की तुलना करने लगें? डी धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, भले ही बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि का है, उसकी भाषा अलग अलग है, धीरे धीरे क्या होगा, जिस भाषा को वो सीख रहा है उसके रचनात्मक प्रयोग करना सीख जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें यहाँ पे असत्य कथन छांटना है। देखेंगे, ए बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। बी सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है। सी बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे। डी बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। कौन सा कथन असत्य है इसमें? देखेंगे, यहाँ पर बच्चों की भाषा और संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, यानी कि दोनों भाषाओं में, विद्यालय की भाषा और बच्चे की भाषा में टकराव होता है, इसलिए बच्चा भाषा सीख जाता है या वो सीखने में सहायक होता है। बी सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है। सही बात है, जब हम बार बार बच्चों को भाषा प्रयोग करते समय टोकेंगे या एक ही चीज़ का अभ्यास बार बार करने के लिए देंगे, जैसे कि बच्चा कोई शब्द गलत लिख रहा है तो हमने उससे कह दिया 10 बार इस शब्द को लिखो या 20 बार इस शब्द को लिखो, तो इससे क्या होगा, बच्चों में अरुचि उत्पन्न होगी। सी बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे। सही बात है कि जब बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश मिलेगा तो वो भाषा का स्वतः ही अर्जन कर लेंगे। डी बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जो हैं भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। यहाँ पर जो हमारा कथन असत्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों भाषाओं में टकराव होता है इसलिए बच्चा भाषा को सीखता है। ठीक है, टकराव नहीं होता, दोनों भाषाएं एक दूसरे की भाषा को सीखने में सहायक होती हैं, या बच्चे की जो मातृभाषा होती है वो भाषा सीखने में सहायक होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ए पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। बी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। सी चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। डी चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। कैसे? चित्र के माध्यम से हम जटिल से जटिल कॉन्सेप्ट बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं और अमूर्त कॉन्सेप्ट भी हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उस चीज़ को हम बच्चों के सामने नहीं ला सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसका चित्र दिखाकर उसके बारे में बता सकते हैं। तो यही होता है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है?
ए, गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। सी, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। डी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य के संबंध में कौन सा सबसे सही है? देखिए, ए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। यहाँ पर मात्र आ गया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन लगा दी गई है। अगला है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि गृह कार्य दिए ही जाए। बच्चे की क्षमता के अनुसार, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से हम गृह कार्य देंगे। तो बी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। सी, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। हम गृह कार्य दे रहे हैं, बच्चों के लिए दे रहे हैं या उनके पेरेंट्स के लिए दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अभिभावकों को व्यस्त रखना चाह रहे हैं। ठीक है। डी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गृह कार्य जो दिया जाना चाहिए वो बच्चों की क्षमताओं और उनके स्तर के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ए, भाषा के 4 कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। बी, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए। सी, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल दिया जाना चाहिए। डी, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? देखिए, ए, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। चारों कौशल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब बच्चा सुन पाएगा तो ही बच्चा बोल पाएगा, जब बच्चा पढ़ पाएगा सही से तभी बच्चा सही से लिख पाएगा। इस प्रकार से जो चारों कौशल है वो अंतः संबंधित होते हैं, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे के पढ़ते हैं, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। मतलब अभ्यास कराए या ना कराए, भाषिक नियम हमें प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। क्या ये ज़रूरी है? सी, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल दिया जाना चाहिए। भाषा के 4 कौशल होते हैं, हमें चारों कौशल पर बल देना है, ना कि किसी स्पेशल 2 कौशल पर। अगला है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ये बात सही है कि चारों कौशल क्रम से सीखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निपात शब्दों का जो यूज़ हुआ, लिमिटेशन जो लगाई गई है, इसने इस ऑप्शन को गलत कर दिया है। कैसे? केवल क्रम से ही सीखते हैं, केवल की बात कर दी उसने, और क्रम से ही सीखते हैं, इसके कारण ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, वैसे भी अगर एग्जाम में इन दोनों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाए, इसमें से और इसमें से, तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है? ये वाला ऑप्शन चुनना है। भले ही ये सही तरीके से लिखा होता, फिर भी आपको 2 ऑप्शन एक साथ हैं तो आपको अंतः संबंधित वाला ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं? जिनसे हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो अभिव्यक्तात्मक कौशल होंगे। कौन कौन से होते हैं? किस किस के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं? बोल कर सकते हैं, ठीक है, और किसके माध्यम से कर सकते हैं? लिख कर सकते हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बोलना और लिखना कहाँ पर है? बोलना और लिखना ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। बी, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सी, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। डी, वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना। बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? देखिए, यहाँ पर जो उद्देश्य नहीं है वो एक इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि हमें वर्णमाला एकदम क्रम से याद हो, हमें अक्षर पहचानने आए, ये बात सही है, पहचान सके हम कि त कौन सा है म कौन सा है, लेकिन हमें क्रम से ही सारे याद हों पढ़ने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और वो भी कंठस्थ हों, ठीक है, याद हो अच्छे से, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या नहीं होगा? वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है? ए भाषा साधनों का अभाव, बी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, सी बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, डी बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। बताइए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी जो चुनौती होती है टीचर के लिए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। देखिए, अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, उसको आप टारगेटेड लैंग्वेज कैसे सिखाएंगे? इसके लिए आपको उचित रणनीति बनानी होगी और ये एक बड़ी चुनौती होती है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है और निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। निदान का मतलब होता है बच्चे की समस्या को ढूंढना और उपचार का मतलब होता है बच्चे की समस्या का समाधान करना। यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए समस्या के कारणों की सही पहचान पर, बी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, सी भाषिक नियमों के ज्ञान पर, डी समय व अवधि पर। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखिए, हमें उपचार करना है यानी कि बच्चे की समस्याओं को हल करना है। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट हमें सही से समस्याएं तो पता होनी चाहिए। समस्या का कारण क्या है जब हमें पता होगा तभी तो हम उसे दूर कर पाएंगे। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जिस पर निर्भर करती है वह है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो किस तरीके के पाठ रखे जाने चाहिए? केवल व्याकरणिक नियमों का अभ्यास ही कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, डी बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। बताइए किस प्रकार के पाठ रखे जाने चाहिए? देखिए, जब भी हम बच्चे के पाठ्य पुस्तक को चुनें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी भाषा है वो उसके परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? कैसे उसके पाठ होने चाहिए? कि बच्चे के जो पाठ है उसके परिवेश से जुड़े हों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य है? ए मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, बी हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, सी हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, डी दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। बताइए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, बताइए। देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कंठस्थ वाला, इसको तो बिल्कुल कट ही कर दीजिए पहले। ठीक, फिर देखते हैं मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त कर लें। सेकेंडरी लैंग्वेज हम क्यों सिखाते हैं? कि बच्चा उसमें बिल्कुल एकदम क्या हो जाए, निपुण हो जाए? नहीं। ठीक है, क्यों सिखाते हैं? ताकि बच्चा उस लैंग्वेज में विचारों का आदान प्रदान कर सके, दूसरों की बात को समझ सके और अपनी बात को कह सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास कर सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी मानते हैं? सपना एक टीचर है जो कि अपनी कक्षा में विभिन्न क्रियाकलाप करती है। तो आपके अनुसार कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावी क्रियाकलाप होगा? ए विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी, डिफरेंट सिचुएशन में सपना अपने बच्चों के साथ बातचीत करती है ये। बी शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलना, शब्दों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सुना देती है ये। कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, केवल किताब लेकर बोल बोल कर पढ़ कर सुना देती है ये चीज़। डी समाचार पत्र का वाचन करना, लेकर समाचार पत्र बस उसको क्या कर देती है, पढ़कर सुना देती है। तो क्या इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में अगर सपना अपने बच्चों के साथ बातचीत कर रही है तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि बातचीत करने से भाषा प्रभावी ढंग से सिखाई जा सकती है, यानी कि बच्चों को बातचीत करने के अवसर मिलने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ए, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराएंगे। बी, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर व प्रोत्साहन देंगे। सी, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताएंगे। सी, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देंगे। आपके अनुसार इसका क्या आंसर होना चाहिए, बताइए। देखिए, रोज़ उसे 1 घंटे बोलने का अभ्यास कराएंगे, उसको लिमिट में बांध देंगे, तुम्हें इतना बोलना ही है, उसका मन हो या ना हो। क्या केवल 1 ही घंटे बोलने के लिए कहेंगे? ठीक है, लिमिट में अगर हम किसी बच्चे को बांध रहे हैं तो वो ऑप्शन हमारा सही नहीं जाएगा। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। अवसर वाला ऑप्शन हमारे लिए हमेशा एक पॉजिटिव ऑप्शन होगा, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। सी, सुहेल को बार बार त्रुटियों के बारे में बताएंगे, बार बार वो गलती कर रहा है तो बार बार उसे टोकेंगे, बार बार उसको बताएंगे। ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बात करते समय बच्चों को कभी भी टोकना नहीं है, यानी कि उनकी गलतियां नहीं बतानी, आगे पीछे हम बता सकते हैं। डी, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देंगे, यानी कि उसकी मातृभाषा को बिल्कुल दबा ही देंगे, तो ये भी सही नहीं है। बच्चों को अपनी मातृभाषा के प्रयोग करने का पूरा अवसर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये आपके लिए एक मैराथन क्लास थी। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में जो हिंदी पेडागोजी है उससे बनने वाले सभी टॉपिक्स को शामिल किया गया है, और उम्मीद है कि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।